ये कहानी शुरू होती है ममीज की दुनिया से। यहाँ एक जबरदस्त किस्म की रेस चल रही है और बहुत सालों से इस रेस का चैंपियन थर्ड है, जो अभी भी इस रेस को जीतने ही वाला। पर अब ये शायद मुश्किल लग रहा है क्योंकि थर्ड की गाड़ी का टायर निकल गया है। इस वक्त वो हार जाता, वो अपनी होशियारी दिखाते हुए अपनी गाड़ी को उछाल लेता है। इस तरह उसके पीछे आने वाले बाकी दो रेसर्स एक दूसरे से ही टकरा कर गिर जाते हैं और थर्ड बमुश्किल बॉर्डर लाइन क्रॉस करके जीत जाता है। जिसके बाद यहीं से सीन कट होके हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों पर स्टडी करते हैं। वो नेफर नामी प्रिंसेस के कॉफिन को ढूंढ रहा था। उसे प्रिंसेस की मम्मी चाहिए थी अपने म्यूजियम में रखने के लिए। फाइनली इस आर्कियोलॉजिस्ट को नेफर का कॉफिन मिल ही जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस कॉफिन के अंदर तो मम्मी ही नहीं थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट भी सब देखकर बहुत हैरान था। तभी वो देखता है कि कॉफिन के दरवाजे पर एंशिएंट लैंग्वेज में यानी पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। डिकोड करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ये कॉफिन कोई आम कॉफिन नहीं है, बल्कि ये कॉफिन दो दुनियाओं को मिलाता है, इंसानों की दुनिया को ममीज की दुनिया से। आर्कियोलॉजिस्ट को तो ये सब पढ़कर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है एक ऐसा अजीबोगरीब बग जो उसने कभी इस इंसानी दुनिया में नहीं देखा। वो बग बहुत तेजी से चलते चलते अचानक से गायब हो जाता है। इसका मतलब था कि वो बग दूसरी दुनिया में जा चुका है। इसी ममीज की दुनिया में थर्ड, जो कि अभी रेस जीता है, वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देता है और फिर उसके बाद ये ऐलान करता है कि वो आज से इस काम से रिटायरमेंट ले रहा है। आइंदा वो किसी रेस में हिस्सा नहीं लेगा। थर्ड का भाई ऐसा नहीं चाहता था। वो थर्ड से कहता है कि तुम्हें रेसिंग नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन थर्ड अब डर चुका था। उसे ये डर था कि कहीं वो अपना रिकॉर्ड न तोड़ दे। जिस तरह आज वो हारते हारते बचा है, आइंदा ये न हो कि वो हार जाए। ये बातें वो अपने भाई से तो नहीं कहता, लेकिन उठकर मार्केट चला जाता, जहाँ गलती से उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की के साथ। बेशक दोनों ही इस टक्कर के कसूरवार थे, लेकिन यहाँ पर ये लड़की तो ऐसा शो कराती है कि सारी गलती थर्ड की है और थर्ड को बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हें नजर नहीं आता, इंसान देख के भी तो चल सकता है। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद हमें इसी लड़की को दिखाया जाता है रॉयल पिरामिड में। यानी ये लड़की ही असल में प्रिंसेस नेफर है, जिसकी मम्मी को वो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहा था। ये फिरौन की बेटी थी। उसे गाना गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन एक प्रिंसेस होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकती थी। उसकी मेड उसे यही समझा रही थी कि इस जगह फिरौन भी आ जाता है और उसे बताता है कि जल्द ही हम एक परिंदे को जिंदा करेंगे जो तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ कर लाएगा, एक परफेक्ट मैच जिसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। नेफर को शादी नहीं करनी थी। वो फिरौन से कहती है कि एक बर्ड मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है, मुझे तो शादी भी नहीं करनी। जिस पर फिरौन कहता है कि हर प्रिंसेस का शादी करना जरूरी होता है। अगले दिन उनकी ये रस्में शुरू हो जाती है। एक मशीन के जरिए एक बर्ड को जिंदा किया जाता है जिसने नेफर के लिए लड़के को ढूंढ कर लाना था। हम देखते हैं कि थर्ड का भाई भी अपने खिलौनों से खेल रहा है और वो परिंदा भी उड़ते उड़ते उनके घर के सामने ही गुजर रहा था कि थर्ड के भाई की खिलौना लगने की वजह से वो थर्ड के घर पर गिर जाता है। अचानक से रॉयल गार्ड थर्ड के घर पे आ जाती है और उसे उठाकर रॉयल पिरामिड में ले आती है। थर्ड को तो कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है और अचानक उसे सारी बात बताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि अब उसे प्रिंसेस से शादी करनी है, लेकिन वो तो खुद भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। और उसके इनकार पर फिरौन बताता है कि अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी आंखें और जुबान काट दी जाएंगी। मरता क्या न करता, उसे ये बात माननी पड़ती है और फिर फिरौन उसे एक अंगूठी देते हैं संभाल के रखने के लिए। ये अंगूठी कल को थर्ड ने नेफर को देनी थी, यानी अपनी वाइफ को देनी थी। नेफर और थर्ड को अकेले में मिलने के लिए कुछ वक्त दिया गया था, लेकिन उन दोनों ने ही ज्यादा कुछ बात नहीं की थी। एक दूसरे के बिहेवियर से वो ये जान चुके थे कि दोनों ही शादी नहीं करना चाहते। इसी दौरान रात का वक्त हो जाता है और हम देखते हैं कि इस मम्मी की दुनिया में ना रात होती है और ना ही दिन। ये सब काम वो लोग आर्टिफिशियली करते हैं। जो भी हो, थर्ड का भाई बहुत खुश था। उसके भाई की शादी हो रही थी, वो भी एक प्रिंसेस से। ऐसे में उसे रॉयल पिरामिड में रहने का मौका भी मिलता। वो थर्ड से कहता है कि प्लीज मुझे अपनी रिंग दिखाओ ना, लेकिन थर्ड ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये रिंग बहुत ही ज्यादा कीमती है। वो उसे अपने घर में छुपा देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है उस आर्कियोलॉजिस्ट को जिसने एक छोटा सा ड्रोन बनाया है। वो इस ड्रोन को भेजता है ममीज की दुनिया में, जो कि पहुंच जाता थर्ड के ही घर पे। थर्ड तो फिलहाल घर पे नहीं था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। जबकि यहीं की चीजें छिड़ते चिढ़ाते इस रोबोट के जरिए आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लग जाती है वही रिंग जो कि थर्ड को शादी वाले दिन अपनी वाइफ को देनी थी। इस रिंग को देखते ही वो आर्कियोलॉजिस्ट फौरन ही अपने रोबोट को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश में लग गया था
जबकि यहाँ पर चीजें काफी उलट पुलट हो चुकी थी। इन्हीं चीजों का एक धमाका होता है, जिसे सुनते ही थट और उसका भाई फौरन घर के अंदर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई उनकी रिंग चुरा गया है। देखने पर थट को पता चलता है ये काम दूसरी दुनिया से आए किसी इंसान का या किसी और चीज का है, और अब अगर उसे ये रिंग हासिल करनी है तो उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा। अब ये लोग उस ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आ जाते हैं इंसानों की दुनिया में। यहाँ और करने पर उसे आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में एक रिंग का बॉक्स दिखता है। वो ये जान चुका था कि रिंग का बॉक्स इसका ही है और हमारी दुनिया में आने वाली हरकत भी इसी इंसान ने की होगी। वो इस रिंग लेने की कोशिश में थे, लेकिन अचानक से उनके पास कोई आ जाता है, जिनसे छुपने के लिए वो लोग एक बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनकी खराब किस्मत, ये बॉक्स तो उन लोगों ने कहीं और लेकर जाना था, जहाँ उन्हें किसी और के भी होने का पता चलता है। और ये थी असल में नेफर, जो कि थट का पीछा करते करते ही यहाँ पर आई थी। वो थट से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर थट बताता है कि रिंग गुम हो गई है। नेफर बहुत ज्यादा खुश होती है कि वाओ, अब उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन थट तो उस रिंग को ढूंढ रहा था। अब शिप में होने की वजह से वो लोग इजिप्ट से लंदन पहुंच चुके थे। वो बहुत छुप छुप कर शिप से निकलते हैं और फिर उस आर्कियोलॉजिस्ट की बातें सुनते हैं। वो अपने म्यूजियम शो के बारे में बात कर रहा था, शायद इसी के अंदर वो उस रिंग की नुमाइश करता। उसे लेने के लिए थट और बाकी सारे लोग उसी की गाड़ी में छुप जाते हैं। अब ये लोग एक थिएटर के सामने उतरे थे, यहाँ कोई शो होने वाला था और इन तीनों को कुछ इंसानों ने देख लिया था। उन इंसानों को लगता है कि ये एक्टर्स हैं जिन्होंने मम्मी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, इसीलिए सब मिलकर जब उनकी पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर्स में इनकी ये शक्लें नहीं आती, बल्कि एक खौफनाक मम्मी वाली शक्लें पिक्चर्स के अंदर कैप्चर हुई थी, जिन्हें देखकर ये सभी लोग डर अपना कैमरा छोड़ते हुए यहाँ से भाग चुके थे। ये कैमरा उठा लेते हैं नेफर और थट, साथ ही पहुँच जाते हैं थिएटर के अंदर, जहाँ उन्हीं जैसे बहुत से और लोग भी थे। जाहिर सी बात थी, वो असल में मम्मी तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मम्मी की तरह कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। शो शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक लड़की नेफर का किरदार अदा कर रही थी। उसी के हाथ में वो रिंग थी जो कि थट और नेफर को चाहिए थी। नेफर वो देख लेती है और उसे लेने के लिए बहुत गाना गाते गाते चली जाती है उस लड़की के पास। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो डांस करते हुए उस लड़की के हाथ से रिंग ले चुकी थी। उसने जो गाना गाया था उसकी वजह से ये शो भी बहुत ज्यादा हिट हो चुका था। जहाँ बहुत से लोगों के सामने गाना गाने से नेफर का सपना पूरा हो चुका था, वहीं पर एक म्यूजिक डायरेक्टर को नेफर की आवाज बहुत पसंद आई थी और वो चाहता था कि नेफर अब उसके साथ काम करे। इन असली मम्मीज को आर्कियोलॉजिस्ट टीवी पर देख चुका था। वो आर्कियोलॉजिस्ट अब इनको पकड़ना चाहता था। ये बात नेफर और थट को भी पता थी, इसीलिए वो म्यूजिक डायरेक्टर की गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही थट नेफर से कहता है कि हमें अपनी दुनिया में जाना चाहिए जल्द से जल्द, वरना हम बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंस जाएंगे। ये सोचते ही अब नेफर को भी उस म्यूजिक डायरेक्टर को इनकार करना पड़ा था। वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन ये म्यूजिक डायरेक्टर उसे अपना कार्ड दे जाता है। उतरते ही यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि जो रिंग इनके पास है वो असल में नकली है और अब उन्हें असली रिंग ढूंढने के लिए इस दुनिया में और देर तक रुकना था। कोई और चारा नहीं रहा था उनके पास सिवाय म्यूजिक डायरेक्टर के घर पे जाने के। म्यूजिक डायरेक्टर बहुत खुशी से उन्हें अपने घर के अंदर ले आता है और नेफर से कहता है कि हम बहुत सारे गाने बनाएंगे और तुम्हारा म्यूजिक शूट भी होगा, जिसके लिए तुम्हें कपड़े चाहिए, जाओ तुम लोग कुछ शॉपिंग कराओ। वो अपना कार्ड उन्हें देता है। नेफर और थट शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। वो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं जिनमें वो कभी मजा या तो कभी अच्छे लग रहे थे। अपना होलिया बदलने के बाद वो लोग आ जाते हैं दोबारा म्यूजिक डायरेक्टर के घर। म्यूजिक एल्बम शूट होते हुए थट नेफर से कहता है कि ये सब काम नहीं करो, हमें अपनी दुनिया में जाना चाहिए। लेकिन नेफर कहती है तुम क्या जानते हो, मेरा बचपन से ही गाना गाने का सपना है और मैं फिरौन के लिए अपने डैड से इतना डरती हूँ कि उनके सामने तो मेरी आवाज ही नहीं निकलती। ये सुनकर थट का भी दिल नरम हो गया था। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारी इस खूबसूरत जर्नी में। एक के बाद एक नेफर की कई गाने शूट हो चुके थे और सारे ही सुपर हिट गए थे। नेफर कुछ ही दिनों में बहुत मशहूर हो गई थी। टीवी और इंटरनेट पे आने की वजह से उस आर्कियोलॉजिस्ट को भी नेफर और थट की लोकेशन का पता चल चुका था। अब वो नेफर के ही पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा हुआ था? असल में उसकी म्यूजियम की थीम थी मम्मी। ऐसे में अगर उसे नेफर और थट मिल जाते तो वो बहुत पैसा कमा सकता था। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट नेफर को किडनैप करके ले जा चुका था। ये सब थट और उसके भाई ने भी देखा था। थट अपने भाई को यहीं पे रुकने का कहकर नेफर की गाड़ी का पीछा करते करते पहुंच जाता है म्यूजियम में, जहां नेफर को ऑलरेडी बेहोश किया गया था और उसके ऊपर लाइट जलाई गई थी, क्योंकि लाइट की वजह से मम्मी अपनी असल हालत में नजर आती है। थट क्योंकि ये बात नहीं जानता था कि असल दुनिया में तो जगह जगह कैमरास होती है और इन्हीं कैमरास की वजह से वो भी पकड़ा जाता है और नेफर के साथ उसे भी म्यूजियम में लगा दिया जाता है। काफी देर जब नेफर और थट वापस नहीं आ जाते तो थट का भाई भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो अब म्यूजिक डायरेक्टर को सारी बात बताता है और उसकी हेल्प से वो पहुंच जाता है म्यूजियम में।
थर्ट ने बहुत ही जल्दी इस दुनिया के तरीकों को समझ लिया था। वो सबसे पहले आकर कैमरों को ब्लैक स्प्रे करता है और फिर म्यूजियम के अंदर जाकर देखता है कि थर्ट और नेफर दोनों ही बेहोशी की हालत में है, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट अपने म्यूजियम शो के बाकी काम देख रहा था। उसका ध्यान तो इन दोनों मम्मीज की तरफ था ही नहीं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जैसे ही थर्ट का भाई उन दोनों को लेकर यहाँ से बाहर भागने लगता है तो आर्कियोलॉजिस्ट की भी नजर उन पर पड़ जाती है। वो जब बेहोश होने वाली गन चलाते हैं तो वो लग जाता है म्यूजिक डायरेक्टर को और ऐसे में जल्दी से वो तीनों ही भागकर एक बस में बैठ जाते हैं। थर्ट का भाई अपने छोटे से मगरमच्छ के जरिए बस को बहुत अच्छे से चला रहा था। चलते चलते उनके सामने एक ऐसा ब्रिज आ जाता है जिसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। वो लोग सामने पानी में गिरने वाले थे। तभी थर्ट अपने भाई को गाइड करता है और कहता है कि पहले फुल स्पीड करो और फिर अचानक से ब्रेक लगा देना। ऐसा करने से उन्होंने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अपना पीछा करने वाले लोगों को धोखा दे दिया था। उनकी गाड़ी जाकर गिरी थी पुल से नीचे और इस तरह उनका उस आर्कियोलॉजिस्ट से पीछा छूट गया था। थर्ट का भाई काफी होशियार था। उसने म्यूजियम से निकलने से पहले असली रिंग भी चुरा ली थी और फाइनली अब वो लोग अपनी दुनिया में जा सकते थे। लेकिन थर्ट जाने की जल्दी नहीं दिखाता। वो नेफर से पूछता है कि इस जगह ने तुम्हारे सपने पूरे किए हैं, बताओ तुम क्या यहाँ रहना चाहती हो। नेफर को अपनी दुनिया में जाना बेहतर लग रहा था, इसीलिए उसे अपने सपने भुलाने पड़ते हैं। वो लोग इस वक्त लंदन में थे, इसीलिए म्यूजिक डायरेक्टर की हेल्प से वो एक फ्लाइट लेकर पहुंच जाते हैं इजिप्ट, जहाँ वो अपने खुफिया कॉफिन की मदद से अपनी दुनिया में फाइनली वापिस आ चुके थे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि जिस प्लेन से वो लोग इजिप्ट आए थे उसी प्लेन से वो आर्कियोलॉजिस्ट भी इजिप्ट आ रहा था। वो एक बहुत बड़ी सी क्रेन लेकर मम्मीज की इस दुनिया पर हमला कर देता है और फिर क्रेन को चलाते चलाते वो पहुंच जाता है रॉयल पिरामिड तक, जहाँ उसे नजर आता है फिरौन। फिरौन के सामने बाकी सब क्या चीज थे। अगर उसे फिरौन अपने म्यूजियम में दिखाने को मिल जाता तो क्या ही बात थी, वो कितना अमीर हो जाता। इसी सोच में वो फिरौन को किडनैप कर लेता है। नेफर उसे बचाने की कोशिश करती है, जबकि थर्ट अपने घर पे था। थर्ट नेफर से प्यार करने लगा था, लेकिन क्योंकि नेफर ने उसे कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो बहुत उदास था। उसका भाई अगर उसे कहता है कि तुम्हें पता है फिरौन को किडनैप कर लिया है उसी आर्कियोलॉजिस्ट ने और नेफर को तुम्हारी मदद चाहिए होगी, पर थर्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। नेफर के पास बहुत से रॉयल गार्ड्स है, नेफर उनकी मदद ले लेगी। पर फिर अपने भाई की इंसिस्ट करने पर उसे नेफर की मदद के लिए जाना पड़ता है। नेफर को थर्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। थर्ट भी काफी अरसे बाद दोबारा अपनी बग्गी में बैठा था, वो भी फिरौन को बचाने के लिए। लेकिन इस मर्तबा भी उसकी बग्गी पहले की तरह उसे धोखा देने वाली थी। उसका टायर निकलने ही वाला था कि अचानक से वो अपने टायर वाला स्टिक ट्रेन के ऊपर ही रख देता है। यही वजह थी अब वो भी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। थर्ट को तो पता था कि सामने खाई है, लेकिन इस आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं पता था। जितनी उनकी स्पीड तेज थी, अगर वो ब्रेक न लगाते तो उन्होंने खाई में ही गिरना था। थर्ट नेफर और फिरौन को वहाँ से दूर फेंक देता है और उस आर्कियोलॉजिस्ट से अपनी जान छुड़ाने के लिए वो खुद भी उसी के साथ खाई में गिर जाता है। नेफर ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बहुत रोती है कि थर्ट ने उसकी और उसके डैड की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो यहाँ पे कन्फेस भी कर चुकी थी कि वो थर्ट से कितना प्यार करती है कि अचानक थर्ट ऊपर आ जाता है। असल में उसने नेफर की रिंग को एक धागे से बांधकर अपने गले में पहन लिया था और इसी धागे ने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि वो धागा एक बड़े से पत्थर के साथ अटक गया था। उसको जिंदा देखकर नेफर जितनी खुश थी इतना कोई खुश न होता। वो उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर दोनों कन्फेस करती है कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसे में अगले दिन उनकी शादी हो जाती है और शादी वाले दिन नेफर सभी के सामने गाना गाती है। आज तो फिरौन ने भी उसे नहीं रोका था। वो बहुत ज्यादा खुश थी और इसी सब के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।